हेलो स्टूडेंट, जो आप फ्रेंड्स स्क्रीन पर मॉडल पेपर देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। ये खुद से बनाया गया पेपर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी बोर्ड ने जारी किया है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। टाइप यही होगा और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि यदि आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि फ्रेंड्स आप वहां पर अगर आपको मिलेगा तो आप वहां पर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा अभी तुरंत जारी किया गया है और ये वीडियो हम अर्जेंट वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। और आप लोग जितना भी टाइम है आपके पास इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। नहीं सॉल्व करने का टाइम होगा तो फ्रेंड्स केवल आपको यहाँ पर देख लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन अभी हैं, 4 नंबर 2 नंबर, मतलब ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जो कि फ्रेंड्स बोर्ड द्वारा अभी भी जारी किया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। 2025-26 ये मॉडल पेपर है। यहाँ पर फ्रेंड्स कक्षा 10 विषय गणित और यहाँ पर विषय कोड 928 और 3 घंटे 15 मिनट को आपका टाइम मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे कैसे खंड में डिवाइड है ये समझ लीजिए। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये तो फ्रेंड्स आपको एमआर सीट में फिल करना है और 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें फ्रेंड्स तीसरे में, चौथे में, पांचवें में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर सभी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्या है मतलब कि यहाँ पर जो दो संख्याएं आपको दिख रही हैं दोनों का अगर यहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से आपको एचसीएफ निकाल कर इसको चेक करना है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसका एचसीएफ 7 आएगा और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मतलब कि पहले का यहाँ पर बी ऑप्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले का बी हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 18,25, ठीक है ना। इस टाइप से आपको हमारे सीट में से फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया है कि 0, 2 और -3 हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका शून्यक दिया गया है। मतलब कि इसमें x की वैल्यू दिया गया है 1, 2 दिया गया है, 1 -3। मतलब कि यदि हम x की मान यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर पहले देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा a + 1 2 + b, ये हो गया 4 + 2a + 2 + b, ये हो जाएगा = 0। तो यहाँ पर देखिए 4 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 2a + b = 0। तो यहाँ पर देखिए 2a + b = -6। यहाँ से समीकरण 1 हमें मिल जाएगा। अब x बराबर -3 रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 -3 प्लस b = 0। तो यहाँ पर देखिए 9 और यहाँ पर इससे गुणा करेंगे -3 है, -3 प्लस b = 0। तो यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6 -3a प्लस b = 0। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए -3a प्लस b = -6, ये इस साइड जाएगा। अब यहाँ से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। इसको आगे हम समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए 2a प्लस b = -6 -3a प्लस b = -6। घटा रहे हैं तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस ये भी है प्लस ये भी है, मतलब 5a
यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ पर 0, तो ए बराबर कितना आया है 0। तो यहाँ पर आप देखिए ए बराबर 0 आपको कहीं पर दिख रहा है, तो ए बराबर यहाँ पर 0 दिख रहा है, और किसी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये डी का मान जो है यहाँ पर ए बराबर 0 और बी बराबर -6 आएगा। ठीक है ना, हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, तो डी में क्या है यहाँ पर ए बराबर 0 और बी बराबर -6। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम चेक करते हैं। कैसे इसको चेक करेंगे, देखिए पूर्णांक, इसमें कोई आप संख्या रखिए, पूर्णांक में कोई भी संख्या आप मान लीजिए। मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2 मान लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर कोई और संख्या मानकर देखते हैं, जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से 8 विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है प्राकृत संख्या, कोई और संख्या रख कर देखिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर रखें, मान लो प्राकृत संख्या 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 में से 1 जाएगा 24, 6 रखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना 35, जो कि फ्रेंड्स प्राकृत संख्या में ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। सम संख्या मान लेते हैं हम, कोई और संख्या रखते हैं, जैसे 6 रख देते हैं, 6 छंग 36, 36 में से 1 जाएगा 35, कोई और संख्या देखिए 4, 4 का स्क्वायर 16 में से 1 जाएगा 15, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। विषम संख्या चेक करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पर विषम 5 हम देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा 24, 8 से विभाज्य है। कोई और संख्या रखिए, 5 7 रख देते हैं, विषम संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 जाएगा तो 48, 48 जो कि 8 से विभाज्य है। मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया गया है संख्या क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरे का यहाँ पर विषम संख्या किसमें है, सी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखना, अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जो फ्रेंड्स आज आप देंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, छोड़कर नहीं आना है। यदि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लिखा है रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें अगर इस टाइप से होगा तो अद्वितीय हल होता है। अगर फ्रेंड्स इस टाइप से होगा, देखिए इस टाइप को तो आप पढ़े ही नहीं है, ये 3 टाइप आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें अद्वितीय हल होता है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और ये इस टाइप से बनेगा तो इसमें कोई हल नहीं होगा। मतलब 2 का अनुपात बराबर और तीसरे का अनुपात बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होगा। मतलब 4 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। क्या दिया गया है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसमें क्या दिया गया था, विषम संख्या, तो इसको हम लिख देते हैं विषम संख्या। ठीक है ना, अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं अच्छे से समझिएगा, यही क्वेश्चन आएगा। समझ देखिए क्या है ना फ्रेंड्स, आप लोग बिलीव नहीं करते हो, कोई और सेट हम यहाँ पर लेकर आते उसको आप लोग बिलीव करते, लेकिन फ्रेंड्स बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, कोई अपने तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया गया है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके सेट में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या। मतलब कि 5 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे सदैव अपरिमेय संख्या ये हो गया। और यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
जितने स्टूडेंट इसको पूरा देख लेंगे फ्रेंड्स, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने से, तो आपको पूरा इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सही उत्तर का इसमें चयन करना है। कह रहा है समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात सही है। कह रहा है समीकरण के दो बराबर मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये भी सही है। ठीक है ना, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समीकरण के दो से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक है ना, दो से अधिक इसमें बोला है और इसमें बोला गया था दो भिन्न वास्तविक मूल, तो मतलब पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन को पढ़कर अगर आप समझ लेते हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा फ्रेंड्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन को सही से पढ़िए और उसमें कह क्या रहा है उसको अच्छे तरीके से समझिए। तीन यहाँ पर कंडीशन बनते हैं जो कि अगर इस टाइप से होगा तो जो लिखा है इसको आप समझना है। तो यहाँ पर तीनों सही है। ठीक है ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डी ऑप्शन में दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सही है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी दिया गया है, कह रहा है कि 11वां पद होगा। तो 11वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो एपी दिया गया है इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नोट कर कर बताना है उसको उसी टाइप से बताएंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। -5/2, 0, 5/2। तो 11वां पद बताना है तो सबसे पहले हमें पहला पद ज्ञात होना चाहिए। पहला पद -5 है और यहाँ पर डी ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 माइनस 5/2, तो मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/2 होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है a+10d। ठीक है ना, 11वां ज्ञात करना है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। 15 ज्ञात करना है तो यहाँ पर 14, मतलब एक कम लिखते हैं। ठीक है ना, तो a यहाँ पर कितना है, -5 है, प्लस 10 इंटू डी कितना है, 5/2 है। ठीक है ना, दो से ये कैंसिल, 5 बार में 25 में से 5 जाएगा तो 20 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 11वां पद कौन सा होगा, 20 होगा। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ये दिया गया है 20। ठीक है ना, अगर आप आंसर गलत लाएंगे तो माइनस भी दिया गया है। इसी में स्टूडेंट को डाउट बनता है और क्वेश्चन को गलत कर कर चले आते हैं। क्वेश्चन को सही से सॉल्व करोगे तभी आंसर मिलेगा। एक बार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसको सही से सॉल्व कर लीजिए, बार बार चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है -4, 0 और 4, 0, 0, 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये किसके शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, विषमबाहु त्रिभुज के हैं। तो यहाँ पर हम इसको बनाना चाहेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, सबके शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। दिया है -4, 0 और यहाँ पर ये दिया गया है 4, 0 और उसके बाद दिया गया है 0, 3। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पर ए बी ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सबके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, हमें त्रिभुज समझ में आ जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 मतलब कि -4 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर, मतलब कि -8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आया। ए बी बी सी हम निकालेंगे, बी सी इक्वल टू x1 कितना है 4 है, x2 कितना है 0 है, प्लस y1 0 है और y2 -3 है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। ये हो गया। अब ए सी निकालते हैं।
AC यहाँ पर देखिए -4 -0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर। कुल मिलाकर ये उतना ही आएगा 16 9 25। 16 प्लस 9 इक्वल टू यहाँ पर 25 इक्वल टू 5। देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब जो भी ये त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोई इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। तो यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है आपको, तो 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। आप समझ सकते हैं 3 घंटे आपको मिलते हैं, तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर इस पेपर को हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1.5 घंटे से 5-10 मिनट हो सकता है ज़्यादा लग जाए, कोई बात नहीं है, उतना तो मैनेज कर ही सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। मतलब कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। पाइथागोरस का है, हेरोन का है, थेल्स का है, बोधायन का है। तो फ्रेंड्स ये थेल्स का है। ठीक है ना, आपके जो सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पर वो थेल्स का प्रमेय पढ़ते हैं। पाइथागोरस है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स पाइथागोरस तो इसको बोले नहीं है। तो थेल्स में जो आप 6 नंबर चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, समझ लीजिए ये थेल्स का है। ठीक है ना, अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लेकिन यहाँ पर ये थेल्स ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितने फास्ट तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पीए, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है ना, पीए पीबी और इस प्रकार है कि एंगल ए पी बी 50 है, तो एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओ ए बी। हमें ये इस भाग को ज्ञात करना है, इस वाले भाग को। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें हमें ओ ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसके सामने का कोण बराबर होता है, मतलब कि ये इतना कोण और ये इतना कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, ये इतना भाग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 50 ये है, तो 130 हो जाएगा यहाँ पर ये इतना। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, 130 होगा तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो कितना मिलेगा इसको, 65 मिलेगा। कितना मिलेगा, 65। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब ये 65 है तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। और जब ये 65 ये इतना है तो ये इतना कितना हो जाएगा, तो 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 5 70 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर ओ ए बी, ओ ए बी मतलब इस वाले भाग को पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना आया है, 25 आया है। नहीं समझ में आया है, एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए दोबारा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 25 है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2 tan, यहाँ पर तो एंगल ही नहीं दिया गया है, 30 है। ठीक है ना, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan 30 बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 × 10 30 का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 बटे में 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पर देखिए 2/√3, बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो बट्टे में 3 माइनस 1/3 ये हो गया इक्वल टू, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं, 2/√3 3 में से एक जाएगा तो 2 बट्टे में 3। जब भी आपको इस टाइप से मिले आपको कुछ नहीं करना है, 2/√3 भूलने से अच्छा इसको इंटू करिए, 3 को ऊपर ले जाइए और 2 को बट्टे में लिख दीजिए, इससे ये कैंसिल इक्वल टू, यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटे में यहाँ पर क्या है, √3 है, इससे ये कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आया है, √3 आया है। तो √3 किसका मान है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे tan 60 का मान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी आया है ये tan 60 का मान आया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यदि फ्रेंड्स आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो भाई यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर दिया गया है इससे काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। अगर ये 100% आपको दिख रहा है इस टाइप से क्वेश्चन है, तो उसमें फ्रेंड्स 80% या 70% टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि ईजी होंगे, ठीक है ना। इस टाइप से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर इसको आप देखिए क्या दिया गया है, त्रिज्या आर तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप क्या पढ़े हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप पढ़े हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो थीटा अपन 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 720 इंटू यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हमारे आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा, जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही फ्रेंड्स इसको इस टाइप से दे दिया गया है, थीटा पान 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ये इस टाइप से दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित का संयोजन है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग गिल्ली डंडे खूब खेले होंगे, आपको बताना है संयोजन मतलब कि गिल्ली डंडे का आकार कैसा होता है, उसमें 2 बेलन के आकार का होता है, या एक शंकु और एक बेलन के आकार का होता है, या उसमें 2 शंकु और एक बेलन होते हैं, या 2 बेलन और एक शंकु होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम आंसर दे देते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। 2 शंकु और एक बेलन, कुछ इसी टाइप से तो गिल्ली डंडा बना रहता है ना, ऐसे ही तो बना रहता है ये, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 2 शंकु हो गया, बीच में एक बेलन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो इस टाइप से रहेगा, और ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन इसके पहले आप सॉल्व कर चुके हैं, एक और ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब कि ए का यहाँ पर किस में जाएगा, थर्ड में। तो यहाँ पर ए का यहाँ पर थर्ड में देखिए, ए का यहाँ पर सेकंड में गया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ए का फोर्थ में गया है, ए का थर्ड में, ये है। देखिए सी ऑप्शन हमें पहला ही ऑप्शन मिल चुका है। और देख लेते हैं, cos 90 का मान 0 होता है, मतलब कि बी का चौथे में जाना चाहिए, तो बी का चौथे में गया है। tan 60 का मान √3 होता है, मतलब सी का यहाँ पर दूसरे में गया है। तो यहाँ पर देखिए सी का दूसरे में है, और sec 45 का मान √2, मतलब कि डी यहाँ पर फर्स्ट में जाना चाहिए। इसका मतलब सी एकदम एक्यूरेट आंसर है। आप एक से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी का ऑप्शन यहाँ पर अलग अलग है। देखिए पहले का दूसरे में गया है, पहले का पहले में गया है, पहले का चौथे में गया, पहले का तीसरे में। तो यहाँ से मैं देखकर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समय पर एक खंभे की छाया खंभे की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसा होगा यहाँ पर, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, ये था, और 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर था, और इसमें कौन सा था एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसको हम चेक करते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 में कौन सा ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन ना, इसमें भी था। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन जो अभी आप पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से सॉल्व होगा। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक खंभा है और इसकी ऊंचाई h है, तो जो इसकी छाया है ये h√3 है, ठीक है ना। और यहाँ से ये थीटा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य का उन्नयन कोण आप कैसे बताएंगे, तो यही थीटा आपसे पूछ रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब लंब यहाँ पर कितना है h, आधार कितना है h√3। तो ये मतलब ये जो खंभे की ऊंचाई है और ये इसकी क्या है, छाया है, ठीक है ना। छाया कितना है, मतलब √3 गुनी है किसकी, खंभे की ऊंचाई की। तो यहाँ से ये कैंसिल 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू ये कितने का मान है, tan 30 का मान है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यदि आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं तो फ्रेंड्स इतना आप समझिए, नहीं तो स्पीड आप कम ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स स्पीड में नहीं चलेंगे, टाइम कम है, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कम से कम स्पीड चलने से क्वेश्चन तो आप देख सकते हो ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर इतना भी आप देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा वहाँ पर कि किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया
गया था, क्योंकि फ्रेंड्स 1-2 घंटे की बात है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और इसके पहले आप सॉल्व किए हैं तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 15 का ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा और ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नोट करेंगे 1 + tan थीटा + sec थीटा, यहाँ पर है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस cosec थीटा को 1/cos थीटा, ये हो गया। इधर देखिए 1 + cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। इतना समझ में आया या नहीं? यदि इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 बटे में यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा -1 बटे में sin थीटा। ये इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पर आपको ये देखना ये है कि देखिए ये पूरा ए है, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होता है 1, 1 - 1 बटे में sin थीटा cos थीटा, 1 - 1 बराबर 0 बटे में जो भी लिखा है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा यहाँ पर वैल्यू सही हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 16 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिना सॉल्व किए आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑप्शन में टिक लगाएंगे तो ये कंफर्म नहीं रहेगा कि कौन सा सही है। इसीलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर में टिक मत लगाना। हाँ, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो आप डायरेक्ट टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे 17 नंबर क्वेश्चन को ही आप देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स 2/3 ये हो सकता है, -1.5 ये कंफर्म नहीं है, ये 15% हो सकता है, 0.7 ये भी हो सकता है। मतलब जो हम बोले कंफर्म नहीं है, ऐसा क्यों बोल दिए भाई? तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी प्रायिकता का मान नेगेटिव नहीं हो सकता है और यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, इसका मतलब कह रहा है प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है, 17 का बी। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संचयी बारंबारता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। देखिए फ्रेंड्स जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या संचयी बारंबारता हमें निकालना होता है, बिल्कुल नहीं। हम माध्यक निकालते हैं तभी संचयी बारंबारता निकालते हैं। आपको याद होगा वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम अलग से संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का यहाँ पर बी। अब बताइए इसमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है आंकड़ों का बहुलक होगा। अब देखिए क्या इसमें आप सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। बहुलक मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वही बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 7 ज़्यादा बार दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 2 बार है और यहाँ पर 7 देखिए 1 2 3 बार है। मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 7 ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 19 नंबर में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका अभी हम फार्मूला लिखेंगे याद कर लेना, मेरी बात अगर मानते हो तो यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका होगी। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक तीनों में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर है रिलेशन, यहाँ पर बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका
3 माध्यिका या 3 माध्यक -2 माध्य, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या इसमें दिया गया है, माध्य यहाँ पर 16 है और बहुलक 13 है। तो बहुलक 13 है और माध्य यहाँ पर, इसको माध्यिका यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। माध्यिका -2 इंटू माध्य यहाँ पर 16 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13, ये 16 दूनी 32 मतलब प्लस 32 बटे में ये 3 हो जाएगा इक्वल टू माध्यिका। बस यहाँ पर इससे आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए 32 10 42 3 45 बटे में 3, 3 से ये 15 बार में जाएगा, मतलब कि माध्यिका हमारा कितना आया है, 15 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आंसर गलत भी आ सकता है। बताइए 13 14 15 दिया गया है, तो क्या आप ऑप्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यदि हम क्वेश्चन सॉल्व ना करें? तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे आप। हो सकता है 15 में लगाएं या 14 या 13 में, मतलब कि डाउट में रहेंगे कि सही या नहीं। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ, बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं खंड बा। 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो 1+1 लिखा है, इसमें फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन में अगर आप एक का आंसर सही देते हैं, एक का गलत, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। दोनों का आंसर सही देते हैं तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी खंड कीजिए, खंड बा है। कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर खंड बा चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो का नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट मानते हैं, तो लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए जब इसको परिमेय मान ही लिए हैं, तो यहाँ पर 3√2 इक्वल टू P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। लिखना है यहाँ पर आपको, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, ठीक है ना। Q यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पर √2 को केवल रहने देंगे, आप जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 इक्वल टू P/3Q, समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे P Q तथा 3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा P/3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या और ये बराबर में इसके दिया गया है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन ये आप जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, होता है, होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये हो गया, आपको लिख देना लास्ट में प्रूव्ड, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है इसमें बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आइए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ए दिया गया है, पहले से क्या दिया गया है 4, -1 और यहाँ पर ये दिया गया है -2, -3 ये दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। मान लेते हैं यहाँ पर 1 ये हो गया, 2 ये, 3। तो समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, मतलब कि यहाँ पर ये ए है, बी ये ज्ञात है, हमें सी और डी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तीनों बराबर भाग में हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ पर ये रेशियो में अगर डिवाइड करना चाहें तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से एक ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा रेशियो अगर देखेंगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर देखें तो x1 y1 x2 y2 किसके अकॉर्डिंग, हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सी बिंदु का निर्देशांक। सी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, इससे हमारा यक्स आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, इससे हमारा y आएगा। तो बस वैल्यू को रखिए, m1 कितना है 1 है, इंटू x2 यहाँ पर कितना है, तो x2 फ्रेंड्स यहाँ पर -2 है, प्लस m2 यहाँ पर 2 है, इंटू x1 कितना है यहाँ पर 4 है, ये हो गया। आगे यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा m1 यहाँ पर कितना है 1 है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 है, y1 कितना है यहाँ पर -1 है, बटे में 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 + 2 है, तो यहाँ पर देखिए -2 प्लस यहाँ पर 8 बटे में यहाँ पर 3, कॉमा यहाँ पर -3 -2 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बटे में 3, कॉमा यहाँ पर -5/3 हो जाएगा, 3 दूना 6, कुल मिलाकर 2, -5/3। सी बिंदु का निर्देशांक हमारे पास कितना आया है 2, -5/3 आया है। अब डी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास दो तरीका है। यहाँ पर 1:2 करे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 रेशियो यहाँ से यहाँ तक 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसी फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास है सी और बी का, ये डी जो है मध्य बिंदु होगा क्योंकि ये भी उतनी दूरी है और ये भी उतनी दूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी क्या है BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। जब मध्य बिंदु है तो x1 + x2 करेंगे, तो x1 कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस x2 कितना है -2 है, बटे में यहाँ पर 2 और y1 यहाँ पर कितना है -5/3 है, प्लस और यहाँ पर y2 कितना है -3 है, ठीक है ना, बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 0, कॉमा यहाँ पर देखिए -5 और यहाँ पर 3 त्रिक 9, यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे -9 बटे में 3 × 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0, 9 5 14 माइनस में रहेगा और यहाँ पर 3 दूना 6, तो यहाँ पर देखिए 2 7 14, 2 3 6, कुल मिलाकर 0, -7/3, ठीक है ना। कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 0, -7/3 ये हो गया और यहाँ पर 2, -5/3 ये हो गया, ठीक है ना। दो आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ पर नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। से के इक्वल टू 12/5 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है इसको समझिए। तो यहाँ पर लिखा है सेक ए इक्वल टू
12/5 है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, इसको जानने के लिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसको हम ए नेम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ए, यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा, तो ए बी सी। तो सेक इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का को अगर आपको याद है तो आप क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण कौस का होता है। तो यहाँ पर लिखा है कर्ण बटे यहाँ पर आधार लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कर्ण कितना है, तो यहाँ पर कर्ण जो दिया गया है ये 12 है और आधार कितना है, 5 है। यहाँ से आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखा है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका वर्ग और इसका वर्ग कर कर जोड़ देंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यदि कर्ण 12 है और ये 5 है तो यहाँ पर BC अगर आप देखेंगे तो इससे छोटी वैल्यू ही आएगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगा। चाहे तो आप कर देख सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। BC हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 बराबर में 144 माइनस 25, ठीक है ना। तो BC इक्वल टू यहाँ पर रूट 119 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 जाएगा तो 9 और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 1, ठीक है, 119 आया है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 12 से कम ही आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कथन जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, अगर इसको हम निकालते और ये इससे ज़्यादा आता तो फ्रेंड्स ये कथन असत्य था। लेकिन फ्रेंड्स ये इससे कम आ रहा है BC, तो यहाँ पर ये कथन फ्रेंड्स इसका सत्य हो जाएगा। मतलब सेक इक्वल टू जो 12/5 लिखा है ये हो सकता है, ठीक है ना। ये जो लिखा है सही लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे घ नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक ही तरीका है, इसको आप समझ लीजिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12/5 है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है अगर कोई और वैल्यू होता, मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम मान लेते 13 होता, ठीक है ना, 12/13 लिखा होता। तो यहाँ पर 13 फ्रेंड्स संभव नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर ये 13 हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि फ्रेंड्स जो होगा 13 ना, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जो अभी हम इसको कर कर देखे हैं ये फ्रेंड्स एकदम फॉलो कर रहा है, सत्य है। तो चलिए घ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे दिया गया है, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि यहाँ पर वृत्त है, इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ पर 4 भाग है तो एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है वृत्त की परिधि दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि जो दिया गया है पहले उसी का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया गया है, 22। 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार में, पाई का मान 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11। तो आर अगर हमें ज्ञात करना है तो 11 गुणे 7 करेंगे, बट्टे में 22 आएगा, ठीक है ना, 75। तो 11 दूनी 22, मतलब कि आर इक्वल टू 7/2 आया है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह सुबह आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो एक टिप्स हम आपको देना चाहते हैं फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है ना। ये कोई कंपटीशन के एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन सही किया दूसरा गलत कर दिया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आए उसको तो हमें सॉल्व ही करना है, जो ना आए उसे आपको ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है ना। गलत सही जो हो सकता है आपसे उसको सॉल्व करना, कुल मिलाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। अगर फ्रेंड्स कुछ स्टेप तक आप क्वेश्चन को सही करते हैं, आगे मिस्टेक हो जाता है तो फ्रेंड्स ये होगा कि स्टूडेंट ने ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन छोड़ कर आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर कॉपी लिखने का नंबर देगा। अगर आप कॉपी ऐसे खाली छोड़े रहेंगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन जितने टाइम में सॉल्व होगा उसको उतने ही टाइम में सॉल्व करना है, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई इसका फार्मूला तो हम पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो चतुर्थांश है इसमें सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका जो होगा वही इसका भी होगा, वही इसका वही इसका। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। हमें एक भाग का ज्ञात करना है तो 1/4 कर देंगे। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2 को 2 बार लिखेंगे।
ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7 से ये कैंसिल, 2 से ये 11 बार में कैंसिल, तो 11 सते 77 बट्टे में 4 दूनी 8 सीएम स्क्वायर। ठीक है ना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है यदि पीई इक्वल टू 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कुछ इस टाइप से। पीई इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, पीई इक्वल टू 0.05 दिया गया है। तो कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता होगी। अब ई नहीं मतलब क्या होता है, ई नॉट, इसकी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला सिंपल तो यही होता है कि यहाँ पर पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पीई। ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे पीई नॉट इक्वल टू 1 माइनस, इसमें ये दिया गया है तो 0.05, तो माइनस करेंगे तो पी ई नॉट इक्वल टू, यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.00, तो यहाँ पर 0.05, तो यहाँ पर कितना हो जाए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 9, तो मतलब कि 0.95, तो 0.95 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है, गलत आंसर नहीं लिखना है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु 0, बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हो तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ये समझिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर कह रहा है ये जो बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है और यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। इन दोनों बिंदुओं से ये जो बिंदु है समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। जितनी दूरी पर है ये, उतनी दूरी पर ये भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इस बिंदु को आपको लिखना है 0, 1 और यहाँ पर है 5, -3 और यहाँ पर ये बिंदु है x, 6, मतलब कि समान दूरी पर है, मतलब जितना ये है उतना ये भी है। तो यहाँ पर ये है क्यू पी और यहाँ पर ये है आर। तो यहाँ पर क्यू पी की दूरी और क्यू आर की दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार, तो पी क्यू अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 मतलब कि 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में क्यू आर इधर देखेंगे तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे तो -x का स्क्वायर तो x² प्लस 6 में से 1 जाएगा मतलब 25, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 25 + 16 इक्वल टू x² प्लस 25, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर x² इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू रूट में 16, तो x इक्वल टू +-4, यही आपका राइट आंसर है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 5 को ही आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है हम इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दें या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दें और आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन यहाँ पर 4-4 नंबर के हैं, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है ना,
यहाँ पर जैसे ही आपने इसको मान लिया, आपको लिख लेना है प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण यहाँ पर क्या है, यक्स है, ठीक है ना। तो ये छोटे कोण से मतलब छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब कि दोनों संपूरक कोणों को यदि हम जोड़ देंगे तो इसका योग कितना हो जाता है, 180। ये समीकरण 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर x का मान ये है तो इसमें रखेंगे, तो y प्लस 18 प्लस वाई इजक्वल टू 180, 2y इजक्वल टू 180 माइनस 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y इजक्वल टू 162, ये हो जाएगा। तो y इजक्वल टू 162 बटे में 2, तो ये इधर से कैंसिल, तो 81। तो y इजक्वल टू यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यक्स कितना हो जाएगा, तो यक्स फ्रेंड्स y यहाँ पर कितना है, 81 है। तो यहाँ पर 81 में 18 को जोड़ दीजिए, तो 81 10 91 8 99, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 99, ठीक है ना। तो यहाँ पर 99 आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, छोटा कोण कितना है, 81 है, और यहाँ पर बड़ा कोण कितना है, 99। देखिए क्या माने थे यहाँ पर, बड़ा कोण यक्स माने थे, तो बड़ा कोण कितना 99 है और छोटा कोण 81 है। तो मतलब कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, 81 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से आप खा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे खा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें समलंब चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर इसको ये देखिए, यहाँ पर ये बन गया, जिसमें ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसे मिलाना है और इसको यहाँ से मिलाना है, ये O है और यहाँ पर ये ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, AB समांतर DC है और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है OA अपान ये OA अपान OC बराबर OB अपान OD, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमें दो त्रिभुज को लेना पड़ेगा और उनको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ये AB और DC यहाँ पर समांतर हैं, तो हमें ये दोनों त्रिभुज को ले लेना है। देखिए OA यहाँ पर है, OC यहाँ पर है, OB यहाँ पर है, OD यहाँ पर, मतलब इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में इसको हमें समरूप दिखाना है। हम कैसे दिखाएंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एंगल ये और ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखिए एंगल AOB बराबर एंगल COD, क्यों बराबर है ये आपको लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये बराबर है इसके, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAC बराबर है एंगल OCD के, इसके। तो यहाँ पर क्यों बराबर है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, समझ में आया यहाँ पर इतना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको दिखा सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे समरूप हुआ, AA समरूपता से, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो AA समरूपता से जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं, O के बाद A आया है तो यहाँ पर O के बाद C को लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए OA बट्टे में OC। अब देखिए यहाँ पर OB हमें लाना है, तो OB O के बाद इधर जा रहे हैं तो इसमें भी उसी टाइप से जाएंगे, OB अपान OD। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर
OB अपान OD। देखिए यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। बस ये कितना छोटा क्वेश्चन था और इजी तरीके से यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर ये ख नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हम ग नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ग नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 मिनट। यहाँ पर ये ग नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न सीखना है आपको, ना कि क्वेश्चन को रटना है, ठीक है ना। हर बार क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ डिजिट को चेंज करेगा और बाकी का जो जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे लिखा रहेगा। 100% श्योर है आपके सेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप लोग याद कर लेना, रट लेना कैसे सॉल्व किया जाएगा। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। 3x² - x - 4 हम उसके बेस पर कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 2025 2024 के जितने भी सेट हैं हम सॉल्व करा चुके हैं इसके पहले। आपके पास टाइम कम है, इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे आपको सीखते चलना है कि किस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको बराबर 0 कर देंगे, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है। तो 4 3 12, तो यहाँ पर 12 होगा। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करें तो 12 आए, जोड़ें या घटाएं तो -x आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लिखेंगे यहाँ पर इसको 3x² - 4x प्लस 3x - 4 = 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3x - 4, यहाँ से 3x - 4 प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 1, और यहाँ पर देखिए 3x - 4 = 0। यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। द्विघाती फार्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटे में 2a। मतलब जो अभी हमारा आंसर आएगा इससे सॉल्व करने पर भी वही आंसर आता है। तो x = क्या आएगा, -1 आया, और यहाँ पर x = 4/3 आया है। एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मानेंगे, तो यहाँ पर ये मान लिए हैं। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पर सीख लीजिए। 3x² - x - 4 बराबर 0 को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये समझिए। तुलना करेंगे तो a बराबर 3 मिलेगा, b बराबर -1 और c बराबर -4 मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, शून्यक है, ठीक है ना। जो आया है ये शून्यक आया है। तो यहाँ पर एक को अल्फा माने हैं, एक को बीटा। तो यहाँ पर बिना फार्मूले का अगर हम देखें तो शून्यकों का मतलब ये भी शून्यक है, ये भी, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। बिना फार्मूले का यूज किए अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर -1 प्लस 4/3 मतलब कि -3 प्लस 4/3 कुल मिलाकर 1/3। अब इन्हीं दोनों को हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर दोनों को गुणा करते हैं तो -1 इंटू 4/3 कुल मिलाकर -4/3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अब सूत्र का अगर हम यूज करते हैं तब हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का सूत्र से, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल। अगर हमें शून्यकों का योगफल निकालना हो, इतना कुछ नहीं करना है, केवल इससे हमें निकालना हो तो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर माइनस है, b यहाँ पर कितना है -1 है, और बटे में a कितना है 3 है, = 1/3। देखिए यहाँ पर हम इसका यूज नहीं किए हैं, ये जो दिया गया था फार्मूले पर डायरेक्ट रख दिए हैं। -b क्या है यहाँ पर, ये अभी जो वैल्यू निकाले थे, तो 1/3 इसमें भी आया इसमें भी है। मतलब इस टाइप से सॉल्व करने के बाद शून्य निकाले हैं और शून्यकों का योगफल निकाले हैं, तब यहाँ पर ये इतना आया है। इतना कुछ करने के बाद, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था, तुलना कर कर ABC का मान निकाले हैं और डायरेक्ट फार्मूला पर रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/3 आ गया है। अब इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
1 मिनट गुणन फल, ठीक है ना। तो क्या होता है C/A होता है। तो C यहाँ पर कितना है -4 है, A कितना यहाँ पर 3 है, इक्वल टू -4/3। देखिए उसमें भी ये आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। मतलब क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले से देखेंगे तब भी उतना ही आएगा, शून्यकों का योगफल अगर निकाल कर यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे तब भी हमारा उतना ही आता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि चाहे हम ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, दोनों तरीका सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर घ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में कह रहा है, पूरे क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ए है और यहाँ पर ये बी है। और फ्रेंड्स ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त को ये जिस बिंदु पर यहाँ पर ये टच कर रहा है, ये फ्रेंड्स इसको हम पी मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये ओ है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जो हम कर रहे हैं उसको आपको समझना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है ना। ये स्पर्श बिंदु है, ए बी स्पर्श रेखा है, ओ वृत्त का केंद्र है। ये समझ में आया। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो स्पर्श बिंदु से यहाँ पर जो हम लंब डालते हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र का, ओ केंद्र का एक वृत्त है, ये हो गया। ए बी स्पर्श रेखा तथा पी स्पर्श बिंदु है, बिंदु है, ये हो गया। जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम ऐसे यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात आपको ये नोट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, रचना में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना, माना। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बिंदु से डाला गया लंब, लंब वृत्त के केंद्र से, केंद्र से होकर नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना। इसको हम ओ डैश मान लेते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर इसको माना गया है, इसके अपोजिट माना गया है। जो हमें यहाँ पर ये दिखाना था कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि माना पी बिंदु से यदि हम लंब डालते हैं तो वृत्त के केंद्र से ना होकर ये ऐसे जा रहा है। देखते हैं कि जो हम माने हैं ये सही होता है या नहीं। इसी को हम गलत प्रूव कर कर ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर ये फ्रेंड्स इस बिंदु से जो लंब डालेंगे वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो यहाँ पर ये लिखा गया है ये अपोजिट मान लिया गया है, अपोजिट मानकर ही इसको हम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए पी बिंदु पर ये लंब डाला गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, अतः यहाँ पर लिखेंगे बी पी ओ डैश एंगल बी पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 है, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच,
के बीच बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। ये हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये समकोण होता है, मतलब कि इसको तो हम 90 मान ही लिए हैं। आपको वैसे भी नहीं दिख रहा होगा कि ये 90 है, लेकिन माना गया है तो इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये 90। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ पी बी बराबर 90। समीकरण यहाँ पर 2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझने की आवश्यकता है, साइड में हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, यदि ये कोई रेखा है, इस पर ये लंब है, यहाँ पर ये 90, तो यहाँ पर ये तो कम होगा ना, और यहाँ पर ये कुछ इसी टाइप से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों को 90 यहाँ पर मान लिया गया है। ये कब संभव हो सकता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी पी बी पी बी पी ओ डैश बराबर एंगल ओ पी बी, ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर बराबर हैं। यहाँ पर बराबर हैं, तो क्या ये सही है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इतना ये भी 90 हो जाएगा और ये पूरा भी 90 होगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब ओ तथा ओ डैश संपाती हो। संपाती का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब फ्रेंड्स ओ और ओ डैश दोनों का बिंदु एक ही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ओ तथा ओ डैश संपाती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से यहाँ पर लिखेंगे डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हो गया, ठीक है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आपको यहाँ पर ज्ञात करना है माध्यक, ठीक है ना। माध्यक भार आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कह रहा है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। कुछ भी दिया गया हो उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए माध्यक ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसको हम नोट कर लिए हैं, इसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, यदि फ्रेंड्स आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करना नहीं आता है तो वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आता तो 5-6 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन दे देते हैं और 4 नंबर में भी देते हैं। तो कुल मिलाकर 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माध्यक ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसे हम अनसॉल्व में सॉल्व करा चुके हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके ये मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन नहीं रटना है, सॉल्व करने का पैटर्न समझना है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर लिख लेना है। 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ये हो गया। जो फ्रेंड्स ये आया है 30, तो n इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 30, इसका आधा करेंगे तो n/2 इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 आया है, तो इससे छोटा यहाँ पर 19 है ना, तो इससे छोटा देखेंगे तो यहाँ पर ये CF हो जाएगा। इससे एक नीचे यहाँ पर आएंगे तो ये F हो जाएगा। और ये माध्यक वर्ग है तो ये L है। दोनों का डिफरेंस मतलब 60 में से 55 जाएगा तो 5, वो हमारा H है। तो यहाँ पर लिखेंगे CF इक्वल टू 13, F इक्वल टू 6 और L इक्वल टू 55 और H इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। बस फार्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF बट्टे में F इंटू H।
ये हो गया इक्वल टू यल यहाँ पर कितना है 55 है प्लस n/2 कितना है 15 माइनस यहाँ पर सी एफ कितना है यहाँ पर 13 बटे में यफ यहाँ पर कितना है 6 है इंटू यच। तो यच यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यच यहाँ पर 5 है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। जो आपको फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटे में वीडियो मिल जाती है उसके पीछे फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। ठीक है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करिएगा, देख लेना 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं उसमें वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो 2 बटे में 6, 5 है तो गुणा कर दीजिए, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 55 प्लस यहाँ पर 2 3 6 मतलब कि 5 बटे में 3, 55 प्लस 3 एक का नम 3 2 जीरो मतलब पॉइंट 3 छंग 18, कुल मिलाकर 56.6। माध्य कितना है 56.6 फाइनल आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हम ऑनसॉल्व में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को हम आपको ऑनसॉल्व में दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता है कि हम सही नहीं बता रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सेट 7 2025 822 CB मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो पेपर दिए थे स्टूडेंट उसमें का फ्रेंड्स ये सेट है, सेट 7 है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है, वही फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में उठाकर ये दे दिया गया है। मतलब कि आप समझ सकते हैं जो मॉडल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कह नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, पेपर देने के बाद आप खुद बताएंगे कमेंट कर कर कि यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था। ठीक है ना। तो केवल आपको बिलीव करना है स्टूडेंट बस। ठीक है ना। क्योंकि हम भी जानते हैं आपके पास टाइम कम है, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई इधर उधर का कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट साल भर किसी रीजन से हो सकता है पढ़ पाए हो या ना पढ़ पाए हो। इसीलिए फ्रेंड्स कोई इधर उधर के वीडियो हम आप तक प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कहे कोई कि फ्री में नंबर किस में मिलता है तो हम कहेंगे प्रायिकता में मिलता है। ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, आपको बताने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना लंबा नहीं। हमसे कोई अगर आंसर पूछेगा पहले का तो हम क्या बताएंगे, लाल पूछ रहा है कि लाल कंचा आने की प्रायिकता, तो लाल यहाँ पर कितना है 5 है। तो देखिए 8 5 13 4 17 मतलब 5/17, इसका आंसर 5/17 आएगा, हरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 8 5 13/17 याद कर लेना, जो बता रहे हैं 13/17 ये हो गया। आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप क्वेश्चन को आप रीड कर लिए होंगे। रीड नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज कर कर आप रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, इसमें जो कंचे दिए गए हैं पहले उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है लाल कंचे की संख्या, तो यहाँ पर कितना है 5 है। और यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कंचे की संख्या यहाँ पर कितना है 8 है। और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हरे हरे कंचे की संख्या यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। जैसे आप इतना इसको आप लिख लेंगे, आपको लिख लेना है कुल कंचे की संख्या, इसको जरूर लिख लेना है। ठीक है ना। कुल कंचे की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 + 8 + 4, तो 8 5 13 4 17 ये हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है लाल कंचा, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है 2 नंबर के। लाल कंचे आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल को 17 यहाँ पर लिख देना। लाल कंचा कितना है यहाँ पर 5, बस ये आंसर आ गया भाई, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हरा कंचा देख लें, हरा कंचा नहीं आने की बात कर रहा है, तो हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बटे में हम लिखेंगे कुल को ही, और हरा नहीं आना चाहिए तो हरा छोड़कर सबको जोड़ लीजिए। 8 5 13, तो 13/17 ये आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर। कितने लाइन में सॉल्व हुआ आप खुद ही देख सकते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें से देखिए फ्रेंड्स एक का ही आपको आंसर देना होगा, चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको, लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा है
इसको अच्छे से रीड करिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े रहेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो फ्रेंड्स, उनकी वर्तमान आयु आपको बताना है। तो जो बताना है उसी को हम पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, ये जितना है उसके 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर जैकब की आयु यहाँ पर कितना है? एक्स है। तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ दीजिए। पुत्र में भी 5 वर्ष जोड़ेंगे, दोनों साथ साथ बड़े होंगे। 5 वर्ष बाद इसकी आयु बढ़ेगी तो इसकी भी तो आयु बढ़ेगी। कह रहा है कि इसमें 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। स्टूडेंट 3 को यहाँ गुणा कर देते हैं, मिस्टेक नहीं करना है। ये बड़ा है तो इसमें हम गुणा करेंगे पुत्र वाले में, ठीक है ना। इसमें जो हम करेंगे ये उसका मान निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है ना। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल गया। अब दूसरा समीकरण में कह रहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले मतलब यदि 10 वर्ष है अभी आयु, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना। तो वही इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पहले यहाँ पर देखते हैं तो 5 माइनस करेंगे और इसमें भी 5 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने गुनी थी? उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें x को हटाना है। x या y चाहे जिसको हटा दीजिए, तो x को हटाना है, काफ़ी इजी है इसलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 10 और यहाँ पर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इस साइन से मतलब नहीं है, अब हमें इस साइन से मतलब, ये प्लस है ये माइनस तो ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4y इक्वल टू 30। 10 कितना हो जाएगा? 40। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो y बराबर कितना मिला हमें? 10 मिल गया, ठीक है ना। y बराबर जब हमें 10 मिला है तो यक्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर देखें तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो यक्स इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो यहाँ पर देखिए यक्स इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो यक्स इक्वल टू 10 प्लस 30, तो यक्स इक्वल टू 40। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ समझ में आ जाएगा। जैकब की वर्तमान आयु ये पिता है, x वर्ष माने थे तो यक्स कितना है? 40 और y 10। मतलब कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आ गया, आंसर लिख दीजिए बड़ा सा, ठीक है ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन था, सॉल्व करना आना चाहिए। एक बार प्रैक्टिस कर कर जाएंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो पक्का आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए इसका अथवा भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे, ठीक है ना। जो ज्ञात नहीं है उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार
तो कह रहा है इसमें 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो कितना समय लगता है, हमें समय निकालना है। तो T1 इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय किससे करती है, x किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर समीकरण 1, तो यहाँ पर सेकेंड स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब समय कुछ और लगता। तो समय बराबर दूरी, दूरी तो सेम ही है, और यहाँ पर चाल कितना, x-8, इतना ये कम है। जितनी चाल मतलब 50 है तो 8 घटा दीजिए तो 42 हो जाएगा, 40 है तो 8 घटा दीजिए 32 हो जाएगा। मतलब जितनी चाल थी उसमें 8 कम कर दीजिए, तो अब समय इतना लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि दोनों के चाल में समय में अंतर कितना है, 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब दोनों के समय में अंतर कितना है, 3 घंटे। मतलब कि इस दूरी में पहुँचने पर एक रेलगाड़ी है जो फ्रेंड्स 5 घंटे में पहुँचती है, और दूसरी रेलगाड़ी है यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लेती है, मान लेते हैं 8 घंटे लेती है। तो दोनों में अंतर कितना है, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 घंटे का। तो वही इसमें कह रहा है कि ये जो है 3 घंटे अधिक समय लेती है। मतलब कि दोनों के समय में हमें डिफरेंस कितने का मिला है, 3 घंटे का। ठीक है ना। डिफरेंस कितना मिला है, 3 घंटे का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू कितने का मिला है, 3 घंटे का। T2 यहाँ पर कितना है, 480 बटे में x-8 माइनस 480 बटे में x इक्वल टू 3। यहाँ पर इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 480 को कॉमन ले लीजिए, 1/x-8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। इसको इधर भेज दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस एक्स प्लस 8 बटे में x-8 इक्वल टू 3 बटे में 480। इसको भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 8 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, ये 3 से ये जाएगा 160 बार में, ये हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इधर इसको गुणा कर दीजिए, 16 अट्ठे 128 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको इधर लेकर आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं हमें इसका गुणनखंड नहीं करना आता है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम द्विघाती फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स a बराबर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और b बराबर -8 मिलेगा, और c बराबर यहाँ पर -1280 मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से देखिए, a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर -1280। तो यहाँ पर द्विघाती फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है ना। पूरा आपके सामने ही सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर कितना है 8, -8 है तो यहाँ पर ये +8 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दीजिए -4 इंटू ए कितना है 1 है, और यहाँ पर c -1280 हो जाएगा बटे में 2a। 2 इंटू ए 1 हो जाएगा। x इक्वल टू +8 प्लस माइनस 8 × 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1280 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 8 32 का 2 हो जाएगा, हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हासिल आया 1, 4 का 9 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है ना। बट्टे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x इक्वल टू 8 प्लस माइनस यहाँ पे 51 20 में 64 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 64 10 74 10 84, मतलब कि 51 84 बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 51 84 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 72 बटे में 2। यहाँ पर फ्रेंड्स हम माइनस प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि रेलगाड़ी की चाल निगेटिव नहीं होगा इसमें। तो 72 प्लस 8 बटे में 2, तो यक्स इक्वल टू 80 बटे में 2, इससे ये कैंसिल तो 40, तो यक्स बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर तीसरे का अथवा भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें चौथे का ये अथवा जो है फ्रेंड्स, ये 9वें चैप्टर से है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से दिए गए हैं। और फ्रेंड्स एक बात याद कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न सेम होता है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है बस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 एवं 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर 3+3 इसलिए दिया गया है, यदि आप एक का आंसर सही देते हैं दूसरे का गलत, तब भी आपको 3 नंबर दिया जाएगा। यदि दोनों का आंसर आप सही देते हैं तो आपको 3+3 मतलब 6 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, पहले उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सड़क है, चौड़ी सड़क है, इसके आमने सामने दो खंबे लगे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं आप रोड पर चल रहे हो और ये सड़क है, ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं, उसके इधर से इस साइड और इस साइड लेफ्ट राइट में मतलब दो खंबे लगे हुए हैं और दोनों की ऊंचाई क्या है, सेम है। तो हम इसको यच मान लेते हैं, इसको यच मान लेते हैं। खंबे, यहाँ पर सड़क के बीच में एक बिंदु है, मान लेते हैं ये यहाँ है और यहाँ पर ये यहाँ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स 60 अंश का कोण बनता है और यहाँ से 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना, और सड़क कितनी चौड़ी है, यहाँ पर ये 80 मीटर चौड़ी है। मान लेते हैं इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी यक्स है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस यक्स हो जाएगा। आपको यही बताना है, इसको बताना है और इसको बताना है, यच बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको कैसे बताएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बस हमें यही ध्यान में रखना है कि इसका मान और ये यच का मान बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले इसमें हम नेम देते हैं, इसको ए, इसको बी, सी, डी और ये ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखेंगे, दिया है चित्रानुसार, चित्रानुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल टू 60, एंगल डी सी ई इक्वल टू 30, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बी डी इक्वल टू 80 मीटर। यहाँ पर एक मिनट चेक कर लेते हैं, 80 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 मीटर है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात जो करना है उसको लिख लेना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी और यहाँ पर डी ई, यहाँ पर बी सी और यहाँ पर सी डी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए बी बराबर डी ई है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको यच माना गया है। ठीक है ना, ये दिया गया है, तो यहाँ पर ये इतना हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो दो त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू लंब यहाँ पर कितना यच है, आधार कितना यक्स है, तो tan 60 का मान √3 इक्वल टू एच अपॉन यक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू √3 यक्स। समीकरण 1 मिल गया। दूसरे में आते हैं, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को लेंगे सी डी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब, लंब कितना है, यच है, आधार कितना है, 80 माइनस यक्स है, इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन सी माइनस यक्स। तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस यक्स बटे में √3 इक्वल टू यच। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यच बराबर ये भी है और यच बराबर ये भी है। आप जानते हैं यच दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से तो यच बराबर ये है, तो इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 माइनस यक्स बटे में √3
इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है √3 यक्स, ये इधर आकर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 80 माइनस यक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 यक्स, ये इस साइड आएगा तो 80 इज इक्वल टू 3 यक्स प्लस यक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 इज इक्वल टू 4 यक्स। तो यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/4, 4 दूनी 8 20। तो यक्स बराबर यहाँ पर 20 आया है। और यहाँ पर देखिए 80 माइनस यक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60, ये हो गया। ठीक है ना। इस बिंदु से इस खंबे की दूरी 20 मीटर और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी 60 मीटर और यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम रखते हैं तो एच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों खंभे की ऊंचाई कितना है 20 √3 मीटर तथा खंभे से बिंदु की दूरी कितना है यहाँ पर 20 तथा 60 मीटर, ये हो गया। ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए इसका अथवा सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर अथवा भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अथवा में यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। ये भी आपके अनसॉल्व्ड सेट में दिया गया क्वेश्चन है। आप 1 से 7 तक के उसमें जो अनसॉल्व है 2025 का जो सेट है उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिल जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये फिगर इस टाइप से बनेगा, ये लाइट हाउस है और एक जहाज़ यहाँ पर है, दूसरी जहाज़ यहाँ पर है। तो यहाँ से इसको मिला दीजिए ऐसे और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए इस टाइप से। ठीक है ना। तो यहाँ पर अवनमन कोण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है और ये पूरा कोण हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 45 बनेगा और यहाँ पर 30 बनेगा। जितना इधर आएंगे उतना बड़ा कोण बनेगा। ठीक है ना। ये तो यहाँ पर 75 मीटर ऊंचा है तो यहाँ पर 75 मीटर। ये एक जहाज ये है, दूसरी जहाज ये है। तो यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, मतलब कि इसको ज्ञात करना है। मान लेते हैं यहाँ पर ये यक्स है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ABC अवनमन कोण मतलब ये 30 होगा और ये पूरा 45 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर ABCD मतलब कि CD ज्ञात करना है कि CD कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है AB इक्वल टू 75 मीटर, ये हो गया। एंगल ADB इक्वल टू यहाँ पर 45 तथा एंगल ACB इक्वल टू 30 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्ञात करना है CD, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है CD बराबर यक्स माने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज, एक त्रिभुज ये वाला लेंगे त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू लंब कितना है 75, आधार कितना है BD। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 का मान 1 होता है तो इक्वल टू 75 में BD। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा BD इक्वल टू यहाँ पर 75 मीटर। ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरा त्रिभुज लेंगे ABC पूरा लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर tan 30 तो लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब कितना है 75, आधार कितना है यहाँ पर BD मतलब BC है पूरा ना, तो यहाँ पर BC लिख लीजिए। तो इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 75 में BC को हम क्या लिख सकते हैं BD
प्लस यक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 75/में बी डी कितना है यहाँ पर 75 प्लस यक्स है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 75 प्लस यक्स इक्वल टू 75√3। यहाँ पर देखिए आप ये मत सोचना पेज बचा रहे हैं, भाई पेज नहीं बचा रहे हैं, आगे भी बार बार पेज को पलटना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है 75√3 है, और यहाँ पर इसको 75 करेंगे तो -75 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 75 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर √3 - 1 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यक्स का मान ज्ञात करना था, 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, फाइनल आंसर है। देखिए कितने छोटे उसमें ये सॉल्व हो चुका है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसी टाइप से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ तो प्रैक्टिस भी डिपेंड करती है, प्रैक्टिस करते रहना है इसी टाइप से। टाइम है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपसे अवनमन कहे तब भी आप उसको यहाँ पर उन्नयन ही मानकर चलना। ठीक है ना, दोनों कोण वैसे भी बराबर होते हैं। ये मत समझना कि अवनमन कहाँ बढ़ने का उन्नयन, ये बात आपको याद रख लेना है कि जो पास में कोण बनता है वो ज़्यादा होता है, जो दूर बनता है वो छोटा होता है। एक हिंट है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कह रहा है ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें कह रहा है शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इसी में स्टूडेंट को क्या लगता है, खोल को काट कर निकाल लिया गया है, तो इसमें से शंक्वाकार मतलब शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसे हमें माइनस करना होगा। माइनस नहीं करना होता है, जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर आइए इसको हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक ठोस बेलन है, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको बना लेते हैं। ठीक है ना, ये बेलन है जो कि यहाँ से ये ठोस है। ठीक है ना, एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है, तो यहाँ से मतलब कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसमें से काट लिया जाता है। ठीक है ना, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का काटा गया है, इतना काट कर निकाल लिया गया है। तो आप देखिए कुछ इस टाइप से बेलन है, मतलब कि ऊपर से आपको कुछ इस टाइप से ऐसे ही दिखेगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ से काटा गया तो ये तो पूरा रहेगा ही। ठीक है ना, क्योंकि ठोस बेलन था तो इतना ही ऊपर से काट कर निकाल लिया गया है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकाल लें बाहर बाहर का, और इसका निकाल लें मतलब वृत्ताकार भाग का निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको भी जोड़ देंगे। और फ्रेंड्स ये जो शंकु है ना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको भी जोड़ेंगे, ना कि इसमें हम घटाएंगे। क्यों जोड़ेंगे, इसको निकाल दीजिए, यहाँ पर ये इतना खाली भाग बचेगा, तो इसमें भी हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है। जब हम यहाँ पर पेंट कर सकते हैं तो इसको जोड़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके पूरा किनारे किनारे के भाग को हम पेंट कर सकते हैं, उसको जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी हम पेंट कर सकते हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है ना, सभी को जोड़ना है, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम बोलें तो वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसको भी जोड़ना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सीएम में रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है इसको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊंचाई 2.4 मीटर है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीएम में है और ये भी सीएम में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर इसको आपको सीएम में बना लेना है। तो यहाँ पर सीएम से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस का ज्ञात करना, एक मिनट, ज्ञात करना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यच दिया गया है, तो यहाँ पर हमें आर की आवश्यकता होगी, तो 1.4/2, मतलब कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14/20 इसको हम लिख सकते हैं, मतलब 7/10। ठीक है ना, जहाँ होगा हम त्रिज्या 7/10 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखना है, हमें यल ज्ञात करना है। तो यल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्योंकि फार्मूले में पाई आर यल होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यल मतलब तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यह ये ऊंचाई होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, यल। तो यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर ये समकोण बनता है, तो एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देंगे और रूट निकाल लेंगे तो यल मिल जाएगा। आर कितना है यहाँ पर 7/10 है, प्लस एच कितना है यहाँ पर 2.4, मतलब कि अगर देखें तो 24/10 है। ठीक है ना। तो ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यदि हम जोड़ देते हैं तो यल इक्वल टू 749/100 प्लस 576/100। ठीक है। तो यल इक्वल टू 625/100, यहाँ पर ये भी रूट में रहेगा। तो यल इक्वल टू 25/10 इक्वल टू 2.5। ठीक है ना। 2.5 आएगा यल हमारा। तो यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस ये वृत्ताकार भाग का तो पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का तो पाई आर यल हो जाएगा। इसमें से पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2h बचेगा, प्लस पाई आर को कॉमन लेंगे तो आर बचेगा और यहाँ पर ये एल बचेगा। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/10 और यहाँ पर 2 इंटू एच यहाँ पर कितना है 2.4 है, प्लस आर कितना है 7/10 प्लस एल कितना है 25/10, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी ये 10 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे ये कैंसिल 22/10 और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 दूना 48 प्लस 7 प्लस 25/10। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर लिखेंगे 22/100, 10 × 10 करेंगे 100 और यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 40 20 60 8 68 2 70 3 73 7 80, यहाँ पर 80 आएगा। जोड़ लेते हैं एक बार और 25 35 2 32 8 40। ठीक है 80 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर 80 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 8 दूनी 16 का 6 और दूनी 16 1 17 बटे में यहाँ पर 10। अब देखिए 10 से इसको भाग करेंगे तो 17.6 और लगभग में अगर देखेंगे तो 18 cm स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 18 cm स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अगर एग्जाम में आप इतना भी लिखते हैं तब भी सही है, इतना लिखते हैं तब भी सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से इसका आंसर आया है लगभग में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका अथवा चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अथवा कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर होता है। तो मतलब फ्रेंड्स हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर हमें सबसे पहले आयतन को ज्ञात कर लेना है, उसके बाद 8 से जितना भी आएगा 8 से गुणा कर देंगे तो वही हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो भी है इसका हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ पर ये फिगर कुछ इस टाइप से ऐसे बनेगा। ठीक है ना। एक बेलन यहाँ पर कुछ इस टाइप से है। कितना है इसकी ऊंचाई 220 है। ठीक है ना। ये ठोस है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर 220 है और यहाँ पर व्यास इसका कितना है यहाँ पर, तो व्यास यहाँ पर 24 cm है। ठीक है ना। इसी के ऊपर एक अन्य बेलन रखा है यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसे बना है। ठीक है ना ऐसे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स यहाँ पर 60 है। ठीक है ना 60 है और इसका त्रिज्या यहाँ पर ये दिया गया है, त्रिज्या 8 दिया गया है। इसमें व्यास दिया गया है, इसमें त्रिज्या दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। तो यहाँ पर देखिए R1 इक्वल टू 8 है और यहाँ पर H1 इक्वल टू 60 है। R2 अगर हम देखें व्यास है तो ये 12 हो जाएगा, 12 cm और यहाँ पर H2 इक्वल टू कितना है 220 cm, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है दिया है कौन से लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है
स्तंभ में प्रयुक्त लोहे का द्रव्यमान, ठीक है ना। हमें द्रव्यमान है, इसको पूरा कर लेना। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंट और इसमें दिया गया है। तो कह रहा है इसमें 1 cm³ इक्वल टू 8 ग्राम, और यहाँ पर दिया गया है पाई इक्वल टू 3.14 रखना है, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यहाँ पर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, πr² प्लस πr²। तो यहाँ पर देखिए R1 H1 R2 H2, तो पाई यहाँ पर कॉमन है, इसको ऐसे रहने देते हैं। R1² प्लस R2² H2, ये H1 है, ठीक है ना। पाई का मान 3.14 रखेंगे। R1 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 60 है, प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 220 है, ठीक है ना। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14, 8 × 64 गुणे 60 प्लस 144 गुणे 220, ये हो गया। तो यहाँ पर 3.14, इसको गुणा कर लीजिए, 6 × 24 = 4, 6 × 36 = 2, 38 0 प्लस। तो ये 22 × 88 = 8, 22 × 88 8, 96 × 6, हासिल आया 9, 22 × 1 = 22, 22 8 30 मतलब कि 29 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार और गुणा कर लेते हैं। 22 × 88 = 8, हासिल आया 8, 22 × 88 8, 96 × 6 6 और हासिल आया 9, 22 × 1 = 22, 22 में 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, एक मिनट गलत हो रहा है क्या यहाँ पर कहीं। 22 × 88 = 8, 22 × 88 8, 96 × 6, हासिल आया 9, 22 × 1 = 22, 22 8 30 1 31 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 31 68 है, यहाँ पर लिख देते हैं, याद रहे ताकि 31 68, यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। समझ में आया। यहाँ पर 6 × 4 = 24 का 4, 6 × 36 2 38 1 0, ये हो गया इतना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 38 40, इसको ऐड कर लीजिए, 31 68 0 ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 8 6 31, ये हो गया। 0 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, 8 6 14 1 15 का 5, हासिल आया 1, 3 2 5 और यहाँ पर 3, 35 520, 35 520 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पाई 3.14 है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेते हैं साइड में यहीं पर, ठीक है ना। आपको रफ पेज में कहीं पर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 35 520 बटे में 314, पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। तो यहाँ पर 4 × 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 2 22 का 2, और यहाँ पर 22 का 2, 4 3 12 2 14 गुणे। तो यहाँ पर 1 0 0, 1 2 का 2 हो जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 3 से 0, और यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पचे 15 का 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 16 का 6, 3 त्रिक 9 1 10, ये 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 8 2 6 5 11, 11 2 13 का 3, हासिल आया 1, 5 5 10 4 14 15 का 5, हासिल आया 1 1 ना। तो 6 3 9 10 11 का 1, हासिल आया 1, तो 1 1 मतलब कितना आया है 1 1 1 5 3 2 8 0, ठीक है ना। तो पॉइंट यहाँ पर 2 स्थान पर लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 111 53 2.8। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कितना आया है cm³। तो 1 cm³ 8 ग्राम के बराबर है। तो इतना cm³ कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 111 53 2.8, यहाँ पर 0 था ना तो 0 भी लिख लीजिए, इंटू 8 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यदि हम 1000 से भाग कर देते हैं तो ये केजी में बन जाएगा, बाद में करेंगे। तो 8 0 में 0 हो जाएगा,
8 ढाई 64 का 4, हासिल आया 6। तो 8 दूनी 16, 4 20, 2 22 का 2, हासिल आया 2। तो 8 तीन 24, 2 26 का 6, हासिल आया 2। 8 पंचे 40, 2 42 का 2, हासिल आया 4। तो 8 का 4 12, 12 का 2, हासिल आया 1, हासिल आया 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का नम 8 1 9, और यहाँ पर 8 का नम 8 हो जाएगा। पॉइंट कितने स्थान पर लगाएंगे? 2 स्थान पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये इतना आया है, ये इतना ग्राम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg, और इतना ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 892 2 6, देखिए 892 मतलब 89 22, यहाँ पर 62.40 बटे में 1000 करेंगे तो ये केजी बन जाएगा, ठीक है ना। 3 जीरो हटेगा तो पॉइंट यहाँ से यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पर आएगा 2 2 के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे 892, 1 मिनट, 892, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0.26, ठीक है ना, केजी। तो यहाँ पर ये आपका पूरा आंसर आ चुका है। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 892.26 केजी। तो ये आपका फाइनल आंसर है और एकदम एक्यूरेट आंसर आया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको इजी लगे, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो अथवा में हो, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ये थोड़ा रिस्की क्वेश्चन हो जाता है, कहीं पर एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। एक बार आपको ज़रूर चेक कर लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे यहाँ तक सॉल्व कर आए हैं तो उसके पहले चेक कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए, फिर चेक कर लीजिए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलत होने का चांस कम है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जितने थे 70 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अभी कुछ ही समय बाद फ्रेंड्स आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। टाइम कम है तो केवल देख लेना है कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सेट आपके लिए करवाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट था, ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो आप बोर्ड एग्जाम जितने भी स्टूडेंट देने चाह रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को फ्रेंड्स को शेयर करना चाहें तो कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक बार और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।